एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे एमसीक्यूज थे। उसमें कुछ क्वेरीज थी, एक दो, वो लेक्चर के एंड में लूँगा मैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसमें हम एक नया पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। दोस्तों, जो भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है, चाहे उसमें 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, कभी ऐसा भी होता है कि एट सम पॉइंट हमें किसी नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई नया पार्टनर आए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक नए पार्टनर की। हम क्यों चाहते हैं कि अगर सपोज़ करो हम 2 पार्टनर हैं तो 3 हो जाएं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो 2 लोग आपस में बांट रहे थे, वो 3 लोग बांटें। उसके लिए काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वो रीज़न्स क्या हैं दोस्तों? जिसमें सबसे पहला रीज़न ये रहता है कि अगर हमारी फर्म पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं और हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पैसा। अब वो जो पैसा या जो फंड्स हैं उसके कई सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। हम कहीं से भी वो फंड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बैंक से लोन ले सकते हैं या हमने अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से भी पैसा ले सकते हैं। तो अब क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा है वो ऐसा नहीं है कि 25-30 हज़ार चाहिए तो हमें अपने फ्रेंड से मिल जाएगा या नेबर से मिल जाएगा। फंड्स मतलब एक पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा जो लाखों में होगा। तो इतना पैसा कोई हमें क्यों उधार देगा विदाउट एनी रीज़न? तो हम वो पैसा फिर हमारे लिए सबसे आसान सोर्स जो रहता है वो रहता है बैंक, कि हम बैंक से वो पैसा ले लें और जो अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं उसमें वो पैसा लगा दें। लेकिन जब हम बैंक से पैसा लेंगे तो बैंक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे बिज़नेस पे एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमारे बिज़नेस के लिए हो जाएगा। हम जो बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, हो सकता है कि उसकी ग्रोथ में टाइम लगे, हो सकता है उसको प्रॉफिट में आने में समय लगे, हो सकता है कि वो प्रॉफिट में आए ही ना। लेकिन बैंक जो है इसको हमारे बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है। इसको तो देखना है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो हम टाइम टू टाइम दे रहे हैं या नहीं। तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा अगर बिज़नेस हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट में नहीं गया या उतनी ग्रोथ नहीं दी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे खर्चे कवर नहीं हो रहे, तो हम इंटरेस्ट दे नहीं पाएंगे, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो हमारा बिज़नेस लॉस में जा सकता है या बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए हमारे बिज़नेस के एसेट्स को बेच सकता है। तो अब हमें पैसा चाहिए, तो सेकंड सोर्स क्या है? सेकंड सोर्स ये है कि आप पैसा किसी से ले लो, लेकिन कोई भी आपको पैसा ऐसे ही नहीं देगा। कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको भी देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके बिजनेस में, आपकी फर्म में कोई क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आती है कि हम जिससे पैसा ले रहे हैं उसको अपनी फर्म में पार्टनर बना दें। हम उसको ये बोलें कि आप पैसा लगाओ और आप हमारी फर्म में प्रॉफिट के हिस्सेदार बन जाओ। कितना हिस्सा देना है वो आपस में पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो भी आएगा, जो अपना पैसा बिज़नेस में लगाएगा, उसको उसके बदले कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हम उसको कहते हैं कि जो प्रॉफिट होगा, हम जो 2 लोग पहले बांटते थे अब वो 3 लोग बांट लेंगे। तो एक रीज़न मैंने आपको गिना दिया कि जब हमें पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, हम किसी को पार्टनर्स ले लेते हैं, वो पैसा लगाएगा, बदले में हम उसको अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर दे देंगे। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है दोस्तों कि सपोज़ करो कि हमारा बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, हमें और पैसा चाहिए या फिर हमें कोई और भी चाहिए जो हमारे बिज़नेस की लुक आफ्टर करे। उसके लिए भी हमें किसी ना किसी को पार्टनरशिप में लाना होगा। हम एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हैं
लेकिन एम्प्लॉई हमारे लिए उतना काम नहीं करेगा जितना पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉई को मतलब उसकी सैलरी से है, वो उतना ही एफर्ट करेगा जितना उसको असाइन किया गया है, अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट वो नहीं करेगा। तो उसके लिए भी फिर हमें क्या करना है, एक पार्टनर्स को लाना पड़ता है। वो पार्टनर्स को जब हम अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर देंगे तो अल्टीमेटली उस शेयर के लिए वो काम करेगा और ज़्यादा काम करेगा एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय। तो एक रीज़न ये हो गया कि हम बिज़नेस को संभाल नहीं पा रहे, हम किसी को ले आते हैं, वो तो पैसा भी लगाएगा, साथ ही साथ वो अपना हमारे बिज़नेस का काम भी देखेगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारा कोई एम्प्लॉय है जो बड़ी मेहनत की है, जिसने हमारे बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत काम किया है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए भी हम उसको एज ए पार्टनर बिजनेस में ले सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस कि क्यों हम किसी को पार्टनर बिजनेस में लेंगे। तो जब एक पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसको हम कहते हैं एडमिशन। अब जैसे मैंने चैप्टर का नाम लिखा है दोस्तों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे पहले ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म में हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये चेंज होती है, तब उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी दोबारा से एक तरह से हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करें, और ये कब होता है? फर्स्ट जो इसमें है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी हम अपनी प्रॉफिट को, अपनी जो प्रॉफिट की शेयरिंग रेशो है उसको चेंज करते हैं, तब भी हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हम दोबारा से पार्टनरशिप जो डीड है वो दोबारा से बना रहे हैं। जो पहली रेशो थी वो ख़त्म कर रहे हैं, अब हम नई रेशो बना रहे हैं। लेकिन ये जो नई रेशो हम बनाते हैं ये विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सपोज करो कि ए और बी पार्टनर हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि ए और बी पार्टनर हैं। पहले इनकी रेशो 3:2 थी। 3:2 मतलब अगर 5 रुपये प्रॉफिट होता था तो ए को 3 रुपये मिलते थे, बी को 2 रुपये मिलते थे। लेकिन अब इन दोनों ने, याद रखना, अगर ये दोनों डिसाइड करें कि नहीं हम प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे फ्यूचर में 1:1 की रेशो में, यानी 5 रुपये हैं, 2.5 रुपये ए लेगा और 2.5 रुपये बी लेगा। लेकिन इसमें क्या मैंने कहा कि जो पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी कंसेंट ज़रूरी है। तो अगर ये दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर को प्रॉफिट वो 1:1 की रेशो में बांटेंगे, तो उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि पुराना जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म होता है और नया एग्रीमेंट हमारा बनता है जिसमें हमारी न्यू रेशो को मेंशन की जाती है। एक कारण हो गया ये कि कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। सेकंड, तो पहला केस जब हम पार्टनर्स आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं। दूसरा, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये तो आज हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक कि जब एक नया पार्टनर आएगा तब भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ए और बी पहले पार्टनर थे। सपोज करते हैं कि इनको 100 रुपये प्रॉफिट था और दोनों का जो शेयरिंग रेशो है बराबर थी, इक्वल थी। तो अगर 100 रुपये प्रॉफिट था तो ये आपस में इस तरह से बांटते थे 50-50। लेकिन अब एक मान लो नया पार्टनर आ गया सी। अब सी जो पार्टनर आया, जैसे मैंने कहा नया पार्टनर कैपिटल लगाएगा, तो जो वो पैसा लगाएगा बदले में हमें भी उसको कुछ देना है। तो हम क्या देंगे? अपनी प्रॉफिट का शेयर, अपनी प्रॉफिट का हिस्सा। अब सपोज करते हैं कि हमने सी को 20 रुपये देने, उस 100 रुपये में से 20 हम सी को देंगे। लेकिन अगर हमने 20 रुपये सी को दिए तो दिए तो हमने इसी 100 रुपये में से, इसका मतलब वो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 100 रुपये, 20 रुपये हमने दे दिए सी को, टोटल था 100 रुपये, ए और बी में बराबर बंट रहे थे। लेकिन 20 रुपये हमने इसमें से सी को दे दिए, तो अब बचा हमारे पास 80 रुपीज़।
अब ये 80 रुपीज़ ये दोनों बांटेंगे। अगर ये शेयरिंग रेशो बराबर है तो ये 80 रुपीज़ कैसे बटेगा, 40 इसको, 40 ए को, 40 बी को। तो हुआ क्या कि इसके भी 10 रुपये कम हो गए, इसके भी 10 रुपये कम हो गए, तो 10 रुपये कम दोनों के हुए, तो दोनों का शेयर क्या बचा, 40-40। और ये 10 रुपये ए ने दिए, 10 रुपये बी ने दिए, जो किसको मिले, सी को। तो इनको कुछ अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि सी पैसा लेके आ रहा है, सी को शेयर देना है। कौन देगा, ए और बी देंगे। तो ए और बी ने जो शेयर दिया, उन्होंने जो शेयर दिया उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। ये आगे हम डिस्कशन इस पर करेंगे अभी। तो आप देखो कि आपकी जो प्रॉफिट है वो देखो चेंज हो गया, पहले 50 था अब 40 हो गया। तो जब भी एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो आपकी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज होती है, और रिकंस्टिट्यूशन तभी होती है जब आपकी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो। तो दूसरा रीज़न आ गया ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब बात करते हैं तीसरा रीज़न, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो दोस्तों होता है ये बिजनेस में, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम वो काम करता रहे, ऐसा भी नहीं है कि ना भी करे, बट मोस्टली क्या होता है कि एक पीरियड के बाद हर बंदा अपने काम से रिटायरमेंट लेता है। गवर्नमेंट भी है, वो भी आपको रिटायर कर देती है। और अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, आप काम नहीं कर पाते हो, आपके हेल्थ जो है आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो आप रिटायरमेंट लेते हो। तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, डेथ इज़ अनसर्टेन, कभी भी हो सकती है, तब भी शेयरिंग रेशो चेंज होगी। तब भी दोनों ही केस में, रिटायरमेंट में और डेथ में, एक पार्टनर कम हो जाएगा। तो अगर मान लो यही ए बी सी 3 पार्टनर थे और ये रेशो 40-40-20 में बांट रहे थे प्रॉफिट, और सपोज करो अनफॉर्चुनेटली सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो गई, तो सी का जो 20 रुपये शेयर है इसको अब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई। तो ये वापस किसको मिलेगा, ए और बी को। तो ये जो 20 रुपये इसको दिए गए थे, ये वापस इन दोनों को प्लस हो जाएंगे कि इन्होंने दिया था, इनके पास वापस आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हुई। तो हम पर वही रहे हैं कि रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है, जब जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। तो दीज आर द रीजंस कि कब हम अपनी रिकंस्टिट्यूशन होता है, जब जब हमारी जो प्रॉफिट शेयर रेशो है वो चेंज होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। अब हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। दोस्तों एडमिशन मैंने अभी बताया कि जब हम एक नया पार्टनर लाते हैं तो इसको रीड कर लेते हैं। एडमिशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन का मतलब एक नए पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोडक्शन, एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में लाना। एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no new partner can enter into partnership until the old partner give their consent। कहता है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 है, उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि जब तक जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो नहीं मानेंगे सारे के सारे, तब तक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता। अगर मान लो 5 पार्टनर्स हैं, पांचों एग्री करेंगे कि एक नए पार्टनर को हमें बिजनेस में अपनी फॉर्म में लाना है, तभी नया पार्टनर आ सकता है, अदरवाइज नया पार्टनर फॉर्म में नहीं आ सकता। ए न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, but he will not be responsible for the acts committed by firm prior to his admission। कहता है जो न्यू पार्टनर है ये सारे के सारे एक्ट जो भी फर्म में होगा अपनी एडमिशन के बाद, जो भी फर्म्स में हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी फर्म में कुछ भी होगा, नया पार्टनर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितने ओल्ड पार्टनर। लेकिन उसकी एडमिशन से पहले उसकी
प्रायर टू हिज एडमिशन, मतलब उसके एडमिशन से पहले अगर कुछ ऐसा काम हुआ है तो उसके लिए नया पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो रिस्पॉन्सिबल है जिस डेट को उसने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन की, उसके आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले, एडमिशन से पहले कोई कुछ भी हुआ हो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके इफेक्ट क्या हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जब आता है तो उसके पार्टनरशिप फॉर्म पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, कि हमारी जो प्रॉफिट शेयर रेशो है वो चेंज हो जाती है। जिससे मैंने अभी डिस्कस भी किया कि सपोज करो कि पहले 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर आया तो हमारी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज हो जाएगी। उसके बाद गुडविल, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लाता है, जिसके आगे बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट होती है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करते हैं, यानी उनकी दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट भी है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा थ्योरी पार्ट पे रहेगा या न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो और गुडविल पे रहेगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो ये नए पार्टनर के आने के बाद ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इस पूरे टॉपिक पे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नया पार्टनर जो आएगा वो, जैसे मैंने कहा कि हम पार्टनर्स, नया पार्टनर क्यों लाते हैं बिजनेस में, अलग अलग रीज़न गिनाए। उसमें एक रीज़न मैंने ये गिनाया कि हमारे बिज़नेस को फंड्स या पैसा चाहिए और हम एक नया पार्टनर लाते हैं जिसके पास पैसा है। वो पैसा लेके आएगा, वो हमारे बिज़नेस में पैसा लगाएगा, बदले में हम उसको कुछ शेयर देंगे। तो वो जो नया पार्टनर पैसा लगाएगा, मान लो ए, बी 2 पार्टनर और सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी क्या करेगा, सबसे पहले तो उसने कैपिटल लगानी है। कैपिटल मतलब जो पैसा हमने लगाया। तो सी की कैपिटल, सपोज करो कि वो 2 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, इन्होंने भी जब कभी भी ये फर्म शुरू की होगी तो बिना पैसों के कोई भी आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी कभी ना कभी पैसा लगाया होगा, इन्होंने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी। तो नया पार्टनर तो आ ही इसी कंडीशन पे रहा है कि वो पैसा लेके आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन उसके साथ, कैपिटल के साथ वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करता है जिसको हम गुडविल अमाउंट बोलते हैं। मान लो अगर हम उससे डिमांड कर रहे हैं कि 2 लाख रुपया तुमने कैपिटल देनी है और उसको फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना है, मान लो 50,000 हम उससे गुडविल मांग रहे हैं। अब आप पूछोगे कि कैपिटल तो उसने लगा दी, पैसा आपको जो चाहिए था वो तो उसने लगा दिया, तो हम एक्स्ट्रा 50,000 यानी कुल मिला के उससे हम 2,50,000 मांग रहे हैं। ये जो 50,000 एक्स्ट्रा हम मांग रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल, ये क्यों मांग रहे हैं? तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि ए और बी हैं, इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। मान लो इनको बिज़नेस करते हुए 10 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं। तो आपको ये पता है कि जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में पहले साल 2 साल हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता। कई बार तो हमें हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है। तो मोस्टली हम क्या है कि जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स, 1 या 2 साल हो सकता है कि हमें प्रॉफिट ना हो, या अगर हो भी तो बहुत कम हो। धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारी पहचान बनती है, हमारा मार्केट में नाम बनता है, हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, कि गुडविल के लिए जितने सारे फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो हम सब कर रहे हैं। तो हमने मेहनत की, हमने गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट किया, टाइम दिया, धीरे धीरे से हमारा जो बिज़नेस है उसने ग्रोथ करनी शुरू की और एक ऐसा पॉइंट आया जब हम काफ़ी सारा मुनाफा या प्रॉफिट कमाने लगे। और मान लो कि वो टाइम 5 साल के बाद आया, तो 5 साल के बाद हमें अच्छा प्रॉफिट होने लगा। और अगर हम 5th ईयर में जाके सी को पार्टनर ले लेते हैं तो सी को एक चीज़ का बेनिफिट हो गया कि जो 5 साल हमने मेहनत की इस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, सी सीधा उसका हकदार बन गया। हमने जो प्रॉफिट 5 साल के बाद कमाया सी को पहले साल मिलेगा। क्यों? एफर्ट्स तो हमने किए हैं, काम तो हमने किया है, काम तो ए और बी ने किया है। तो सी को तो सीधा उसका फ़ायदा मिल रहा है, वो तो सीधा पैसा लगाया और मज़े से आराम से खाएगा।
तो उसके बदले में ए और बी या बाकी के ओल्ड पार्टनर सी को कहते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की है उसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं गुडविल अमाउंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब होता क्या है आगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नया पार्टनर आया, कैपिटल लाई और उसने गुडविल भी लाई। अब नए पार्टनर के आने से होता क्या है कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाती है और गुडविल का भी उसमें रोल है। तो जैसे मैंने कहा था कि अभी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि मान लो ए और बी पार्टनर हैं, 100 रुपये प्रॉफिट है, इसको 50 इसको 50, ये सी के आने से पहले। लेकिन सी आ गया, अब उसको 20 रुपये देने हैं, तो ये 20 रुपये दोनों ही देंगे ना, प्रॉफिट तो वही 100 रुपये है, लेकिन सी को भी देना है। अब सी को सपोज करो हमने सी को कहा कि हम प्रॉफिट का 1/5 तुम्हें देंगे। अब हमें प्रॉफिट है 100 रुपये और प्रॉफिट का 1/5 हमें उसको देना है। 1/5 कितना हो गया, 20 रुपये, तो हमें 20 रुपये इसको देने हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 100 रुपये प्रॉफिट था, 20 हमने उसको दे दिए, तो हमारे पास तो प्रॉफिट कितना बचा, 80। इसका मतलब अब हमें 80 रुपीज़ ही ए और बी के लिए बचे। तो क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि उनकी शेयरिंग रेशो बराबर है, तो इस 80 में 40 इसके हो जाएंगे, 40 इसके हो जाएंगे, सी के तो 20 हैं। अब आप देखो ये जो था ये था इनका ओल्ड रेशो, ये इनकी है न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी 50-50, न्यू रेशो कितनी है 40-40 और 20 सी भी है। लेकिन अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक निकालनी होती है ओल्ड रेशो, एक होती है न्यू रेशो, एक होता है सेक्रीफाइस। ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है। इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे। 3 चीज़ें, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो देखिए दोस्तों, ओल्ड रेशो क्या थी 50-50 यानी 1:1 कह सकते हो। न्यू रेशो क्या है 40-40, रेशो सेम ही है। अगर हम इसको, ये तो रेशो हो गए जब 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली लें, तो अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ए का शेयर 50 था, 40 रह गया। अगर मैं कहूँ कि न्यू शेयर, ओल्ड शेयर, अगर मैं इसको शेयर में कन्वर्ट कर लूँ, और सेक्रीफाइस, ये 3 चीज़ें निकालनी है। कैसे निकालोगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको ध्यान से समझना है। न्यू शेयर कितना है 40, लेकिन ओल्ड शेयर कितना था 50, तो न्यू शेयर 40 कैसे आया, इसने कितने पैसे दिए 10 रुपये दिए ना, इसने भी 10 रुपये दिए। तो न्यू शेयर जो आपका 40 आया वो कैसे आया, आपका जो ओल्ड शेयर था उसमें से माइनस कर लोगे आप सेक्रीफाइस। ये जो 10 रुपये दिए ये क्या है, ये सेक्रीफाइस है, क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है उसको जो भी पैसा देना है वो ए और बी देंगे, और वो जो पैसा ए और बी देंगे उसको सेक्रीफाइस कहते हैं कि ए और बी ने अपने शेयर का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस किया। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 10 और बी ने भी सेक्रीफाइस किया 10, तो वो 10 और 10 टोटल बना 20 जो कि सी को मिला। तो हमारा जो न्यू शेयर है, ये न्यू रेशो है, इंडिविजुअली शेयर और करेक्टली रेशो बोलेंगे। न्यू शेयर ए का कितना है 40, वो कैसे आया, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। क्या किया था ओल्ड शेयर 50, कितना सेक्रीफाइस किया इसने 10, तो ये न्यू शेयर आ गया 40। अच्छा, ओल्ड शेयर निकालना है, ओल्ड शेयर कितना था 50। आप क्या करोगे, आप न्यू शेयर में ऐड कर लोगे सेक्रीफाइस, तो आपका ओल्ड शेयर आ जाएगा। ओल्ड शेयर 50 था, न्यू शेयर कितना है 40, ये लिखा हुआ है, रेशो है, इंडिविजुअली शेयर कहते हैं। 40 प्लस सेक्रीफाइस कितना, इसने कितना किया था 10, यानी जो इसने दिए थे अगर हम इसको वापस ऐड कर दें तो इसका पुराना शेयर यानी ओल्ड शेयर आ जाएगा। और सेक्रीफाइस ये 10 रुपये कैसे निकला, अगर आप ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो न्यू शेयर तो आपका सेक्रीफाइस आएगा। ओल्ड शेयर कितना था 50 और न्यू शेयर कितना था 40, ये आपका 10 रुपीज़, यही था ना सेक्रीफाइस, ये आपके सामने दिया हुआ है ये सेक्रीफाइस। तो इस तरह से सेक्रीफाइस आ जाएगा। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 फॉर्मूलेज जो हैं आपका, जब हम कल वीडियो शुरू करेंगे उसमें हमें यही क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेट न्यू शेयर, ओल्ड शेयर, सेक्रीफाइस, या कैलकुलेट न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यही कैलकुलेट करने के लिए हमें कहेंगे क्वेश्चंस, तो फिर हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करना है।
और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि खैर उसके बारे में आगे भी डिटेल में करेंगे। अब जो मैंने अभी कहा कि पार्टनर 2 लाख रुपया कैपिटल और गुडविल लेके आया था, कितनी लेके आया था गुडविल? 50,000, राइट। देखो ये गुडविल जो लेके आया है ना पार्टनर, ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, ये 50,000 ये दोनों आपस में बांट लेंगे। 2 लाख जो उसने कैपिटल लाई वो तो बिजनेस में चली जाएगी, हमारी फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल हमने उससे चार्ज किया क्योंकि वो ए और बी ने मेहनत की उसके बदले में, तो वो उन दोनों को जाएगा। अब ये 50,000 ये दोनों आपस में बांटेंगे, लेकिन किस रेशो में? तो दोस्तों याद रखो कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो इन दोनों को देगा, लेकिन उसी रेशो में देगा जिस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों ने सेक्रीफाइस बराबर किया, 10 इसने दिए 10 इसने दिए, लेकिन हमें गुडविल बांटनी होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अगर मान लो सेक्रीफाइस ए ज़्यादा करता और बी कम, तो उसी रेशो में गुडविल भी हम बांट लेते। हम ए को ज़्यादा दे देते गुडविल के हिस्सा, बी को कम देते, वो रेशो में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे आगे बताऊंगा। अगर मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि नया पार्टनर आया जैसे सी, सारा का सारा सेक्रीफाइस ए ने किया, ए ने अपने शेयर में से ही उसको दिया, तो ये सारी की सारी गुडविल किसको मिलती? ए को। तो गुडविल का ये मकसद होता है उसको लाने का, एक्स्ट्रा पैसा देने का, कि क्योंकि ओल्ड पार्टनर कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बदले में उनको कुछ मिलना भी चाहिए। तो क्या मिलेगा उनको मिलेगी गुडविल। कितनी गुडविल? भाई जितना शेयर वो सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए। जो ज़्यादा अपने शेयर का हिस्सा देगा उसको ज़्यादा गुडविल मिलेगी, जो कम देगा उसको कम गुडविल मिलेगी। तो ये जितने भी ये फॉर्मूलेस 3 हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेरीज थी वो ले लूँ। मोनालिसा ने लिखा है कि सॉरी, कल जो मैंने एमसीक्यूज करवाए थे उसमें लास्ट वाला था, तो जिसमें मैंने कहा था कि अगर एक फर्म दूसरी फर्म के एसेट खरीदती है और एसेट से का जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसा दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन थे सुपर प्रॉफिट, रिजर्व, गुडविल या नन ऑफ दिस। तो आंसर मैंने गुडविल बताया था, गुडविल ही आंसर है, लेकिन उनका कहना था कि मुझे लगा कि सुपर प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही थी मोनालिसा, यहाँ बात हो रही थी एसेट्स की। तो एसेट्स हमने अगर ज़्यादा पैसे दे के खरीदे तो एक तरह से हमें प्रॉफिट का, हमें तो लॉस ही है ना कि लाख रुपए की चीज़ हम 1,20,000 में खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो उल्टा एक लॉस ये कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हम एसेट की बात कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा गुडविल। वो तब होता जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे होते कि एक फर्म ने दूसरी फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको क्या बोलते हैं, तब हमारा आंसर होता सुपर प्रॉफिट। तो ये क्वेरी थी। और सोनाक्षी ने एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया था, मैं उसमें बोला था कि ये जो मेथड है ये तब फ़ायदेमंद है जब आपका एक ट्रेंड बनता है, चाहे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बने। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा। उसका मतलब होता है कि जैसे 3 या 4 साल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 1 साल डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आपका प्रॉफिट कभी ड्रॉप ही नहीं होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। क्योंकि एवरेज जो हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं उसमें क्या होता है, 1 साल बढ़ा 1 साल कम हो गया, 1 साल बढ़ा 1 साल कम हो गया, इस तरह से फ्लक्चुएशंस आती हैं एम टाइप। लेकिन ये जो होता है इसमें क्या है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, बीच में एक ड्रॉप आया फिर बढ़ा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है ये तभी होता है जब एक ट्रेंड बनता है, उस ट्रेंड में कभी ना कभी एक आध बार डिक्रीज आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही रहेगा या कम ही होता रहेगा, एक आध बार डिक्रीज आ सकती है। तो वो इतना जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इतना हम कैलकुलेट करते वक्त ले सकते हैं। तो ये थी इनकी क्वेरीज। आई होप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।